प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम वर्ण विचार की आगे की कड़ी जोड़ करके लाए हैं। वर्ण विचार की ये अंतिम कक्षा है। हमारा ये प्रकरण भी पूरा हो जाता है। याद रखें, 2 प्रकरण हमारे पूरे हो चुके हैं। एक हमारा अनुच्छेद का था, दूसरा वर्ण विचार था। वर्ण विचार के संदर्भ में हमने कल बात की थी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की क्या परिभाषा है, वर्णों की क्या पहचान है। और कक्षा काफी बड़ी होने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया था। आज उसी श्रृंखला में आज हम फिर लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार। हो सकता है कि आज ये स्लाइड थोड़े हल्की दिखे, लेकिन ये प्रयोग ही चल रहे हैं हमारे थोड़े से, इसमें आगे हम सुधार करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि लाल अक्षर सफेद के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं अच्छी तरह से। आगे वाली क्लास में हम इसका ध्यान रखेंगे। और देखिए, वर्ण विचार यही है हमारा बिंदु। इसकी 2 कक्षाएं एक पहले हो चुकी हैं और आज दूसरी कक्षा है। उसी से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं, उन्हीं की कक्षा में देखिए। कंपन के आधार पर वर्गीकरण। सीधा सवाल परीक्षा में आएगा कि कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कीजिए, या कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। यह आप जरूर याद रखें, कंपन वर्गीकरण अनेक प्रकार से होगा वर्णों का, लेकिन यदि कंपन के साथ में जोड़कर पूछ रहे हैं तो आपका अलग होगा। उच्चारण स्थान से पूछे तो अलग होगा। यहां कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर 2 प्रकार से वर्ण होते हैं, घोष और अघोष। यानी कि आपको जहां भी कंपन सुनाई दे तो आप सीधे 1 और 2 क्या घोष और अघोष का ध्यान रखें। घोष और अघोष। अब पहले घोष देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 क्रमांक है, क्योंकि निश्चित क्रममाला होती है, उसी में तीसरा, चौथा, पांचवा तथा य, र, ल, व है। वर्ण अगर हैं और आपसे पूछा जाए कि ये कंपन के आधार पर वर्णों का कौन सा प्रकार है, तो आप कहेंगे घोष। ये घोष वर्ण कहलाते हैं। सीधी सी पहचान है, संख्या होती है एक पंक्ति में 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अब इनमें पहले आप घोष की पहचान अलग से कर लीजिए, और घोष की पहचान में देखिए हम कौन कौन से ले रहे हैं, 3, 4 और 5, यानी कि आगे वाले प्रारंभ के 2 हमें छोड़ देने हैं घोष के संदर्भ में। और घोष का मतलब होता है कंपन, आवाज, गूंज। तो इनमें अधिक गूंज होती है, इसीलिए इनको घोष कहा गया है। 3, 4, 5 घोष का नाम आते ही आप समझ जाना, आखिरी के 5 अक्षरों की एक श्रृंखला में आखिरी के 3, 4 और 5 नंबर जो हैं वो घोष कहलाएंगे। अब उदाहरण देखिए कैसे। जैसे पहली पंक्ति है क, ख, ग, घ और अण। 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और इनके नंबर भी यही हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। शायद ये लाल रंग स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं। थोड़ा हरा देखें, हरा भी कम दिखाई दे रहा है। अगर ये करें, ये भी कम दिखेगा। फिर तो काला रंग सही रहेगा। ये लीजिए, स्पष्ट दिखेगा। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्रमांक हमने दे दिए हैं। अब इनमें से घोष पूछा जाए तो
3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यानी अंतिम के 3 वर्ण जो हैं वो घोष कहलाएंगे। और क्यों कहलाएंगे ये थोड़ा सा आपने व्यवहार में आप याद रखें ताकि भूले नहीं। क, ख, सामान्य सी उच्चारण इनका हो रहा है, लेकिन ग, घ, ण, इनका थोड़ा घोष तेज आवाज के साथ, अधिक कंपन के साथ इनकी ध्वनियां निकलती हैं, इसलिए इनको कहते हैं घोष। प्रत्येक पंक्ति में ऐसे ही आ जाएगी आगे वाली पंक्ति, च, छ, ज, झ और अण। इसके भी 3 अंतिम, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये कहलाएंगे घोष। घोष ये आगे बताएंगे कि पहले वाले क्या कहलाएंगे। ये कंपन के आधार पर घोष और अघोष की बात हो रही है, तो आप 3, 4 और 5 नंबर प्रत्येक पंक्ति का, और यही लिखा है प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और 5 आपके घोष वर्ण कहलाएंगे। ज्यादा बिल्कुल भी नहीं उलझना है और सीधी सीधी सी बात है। यदि ये कम दिखाई दे रहा है तो भी कोई बात नहीं है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं और आपको बता रहा हूं। वैसे प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और 5वां वर्ण घोष होगा, और इसके अलावा य, र, ल, व, है, ये घोष होंगे। य, र, ल, व और है, इनको जोड़ने के बाद कुल संख्या आ जाती है 31। कई बार यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका सीधा उत्तर हो जाएगा 31। और आपसे ये पूछे ये कौन सा है, तो आप पहचान लेंगे उसी वर्ग में, ये देखेंगे ये कौन से क्रमांक पर आ रहा है। यदि 3, 4, 5 क्रमांक में से आ रहा है तो आप कहेंगे घोष है। और इनमें नहीं पूछ करके कई बार ये पूछ लेते हैं, क्योंकि ये अलग से दिए भी होते हैं, ये, र, ल, व, है, तो आप इनको अलग से याद रखें। एक बार याद कर लें कि ये, र, ल, व ये घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अब इसको दूसरे अघोष के संदर्भ में हम और अधिक याद करेंगे। दूसरा अघोष, और इसकी भी यही परिभाषा, यही पहचान है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा यानी नंबर 1 और नंबर 2 वर्ण तथा स, श और श, ये जोड़ने के बाद कुल वर्ण हो जाते हैं 13। यह है स, श और स, 3 ये और जुड़ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, क्योंकि हमने यही छोड़ा था घोष के बाद में। घोष में किसको लिया था? 3, 4 और 5 को। अब अघोष में किसको लेना है? 1 और 2, क्योंकि यही शेष रहे। 1 से 5 तक की श्रृंखला में 1 और 2 शेष रह गए, तो ये कहलाएंगे अघोष। अघोष पहला, दूसरा, और इसके साथ में स, तीनों जो स हैं, कंठ, तालु और ये सारे मूर्धन्य, ये तीनों स आप अलग से याद रखेंगे, ये अघोष में आएंगे। और ये र, ल, व है किस में आएंगे? ये घोष में आएंगे। और श, स, श किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। ऐसे इनकी संख्या हो गई 13। और वैसे अगर याद रखने का तरीका एक और ढूंढें तो देख लीजिए, 13, 3 और 1 31, 3 और 1 होते हैं, 13 1 और 3 होते हैं, और दोनों को जोड़ोगे तो 44 हो गए हैं। आ गए हमारे स्वर और व्यंजन उस श्रृंखला में पूरे आ जाते हैं इस प्रकार से। तो ये हमने देखा कि घोष और अघोष पूछा जाए कि घोष और अघोष वर्गीकरण वर्णों का किस आधार पर किया गया है, तो आप कहेंगे कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वर्णों का, 2 घोष और अघोष। और आगे देखिए,
सीधे सवाल है और सीधे ही आपको याद रखना है, ज्यादा उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर 2 पर देखिए, श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण। पूरी बात वही है, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। अब ये देखते ही आप ये याद नहीं रखें कि घोष रहे घोष हो गए, नहीं, ये पूछा जाएगा आपसे किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो यहां क्या दिया गया है, श्वास वायु, श्वास वायु के आधार पर। फेफड़ों से जो वायु है सांस लेने की हम छोड़ते हैं, वापस तो बाहर निकलती है, उसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण अलग प्रकार से किया गया है। और उसमें 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। बिल्कुल इनको याद रख लेना, अल्प प्राण और महाप्राण। कैसे याद रखें कि ये किस प्रकार से हैं, ये कम श्वास नली के आधार पर इस प्रकार से हैं। तो देखिए, श्वास वायु हमारी प्राण होती है, प्राण। तो आप इस प्रकार से भी एक तर्क बना करके याद रख सकते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण किसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है, श्वास वायु के आधार पर। और फिर शेष क्या रह जाएगा, घोष और अघोष, वो किसके आधार पर है, कंपन। शंखनाद होता है, घोष होती है, तो ये कंपन के आधार पर है। बहुत सरल है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अल्प प्राण कौन से होते हैं और कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। अल्प प्राण, जैसा कि इनका नाम ही है अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा यह और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, एक एक छोड़ करके। अगर 5 की गिनती है, 5 की श्रृंखला है, 1 2 3 4 और 5, तो देखिए हमने कौन कौन सा लिया है, पहला, दूसरा नहीं लिया, फिर तीसरा, चौथा नहीं लिया, फिर पांचवा। ये किसके वर्गीकरण है, अल्प प्राण। और अंग्रेजी में लिखते भी ऐसे ही हैं, जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ और अण। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे के, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, के एच। और इसको क्या लिखेंगे, जी, और इसको लिखेंगे जी एच। ऐसा ही चल रहा है ना। तो ये इसी का रूप बड़ा है ऐसा मानते हैं, ये लीजिए। तो एक छोड़कर एक इस प्रकार से ये आ जाते हैं। ये इस घड़ी में इस प्रकार से 1 3 और 5, 1 3 और 5, ये उल्टा लग गया, 1 3 और 5, ये लीजिए के एच छोड़ दिया, और ये जी, और ये जी एच। तो कौन सा आ गया, पहला, तीसरा और पांचवा, ये लीजिए एन, और इसके लिए ये अल्प है इसलिए छोटा है, और छोटा है इसका मतलब पहला, तीसरा और पांचवा है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। अब महाप्राण के संदर्भ में इसको और अच्छी तरह से देख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। महाप्राण देखिए, महाप्राण, और जैसा इसका नाम ही महा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पांचवा, नंबर 2 और नंबर 5 तथा स और है, तीनों से और है, ये क्या कहलाएंगे, महाप्राण। महाप्राण कैसे कहलाएंगे और क्यों कहलाते हैं, ये भी थोड़ा देख लीजिए। नंबर लिया हमने 2 और क्या लिया है, 2 और 5, 2 और 5वां नंबर लिया हमने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बड़े हैं, जैसे हम देखेंगे तय और फिर देखते हैं थ, तो इससे बड़ा, इसको बोलने में कम समय लगा, इसको बोलने में अधिक समय लगा, इसलिए इसको महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, महाप्राण। इसको क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। इस प्रकार से भी आप इनको याद कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, पुनः अच्छी तरह से स्थापित कर ले। कंपन के आधार पर
वर्णों का वर्गीकरण पूछा जाए तो दो हैं, घोष और अघोष। श्वास वायु के आधार पर पूछा जाए तो भी दो ही हैं, और अल्प प्राण और महाप्राण। बस इतना ही याद रखना है आपसे, इतना ही, और सीधा सवाल ही पूछा जाएगा। कभी ज्यादा पूछे तो ये पूछ लें इनकी संख्या कितनी है, 31, और इनकी संख्या कितनी है, 13। और कई बार ये भी पूछ सकते हैं कोई वर्ण देकर के कि ये घोष है या अघोष है, तो शायद आप पहचान कर लोगे 3, 4, 5। अंतिम 3 हैं तो घोष है, और प्रारंभ के 2 हैं तो अघोष है। ये देखिए वर्णों का वर्गीकरण। इसके अलावा भी वर्गीकरण है और उनके नाम हैं। कई बार परीक्षा में सीधे सवाल ही ऐसे पूछ लेते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं उतरते हैं, तो आपको भी उतना ही याद रखना है वर्णों का वर्गीकरण। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 वर्गीकरण है। इनको अलग अलग नाम से आप याद रखेंगे, एक बार देखते ही याद हो जाएगा। स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? स्पर्शी, हालांकि इससे पहले वाले क्लास में हमने इसका जिक्र किया था, फिर भी देख लीजिए कौन कौन से हैं जो स्पर्शी हैं। क, च, ट, त, प वर्ग क्या कहलाएंगे? स्पर्शी। याद करो पहले वाले क्लास में हमने कहा था 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5। और एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो कितने हो गए हैं? 5 गुणा 5 बराबर 25। यही बताए थे ना, 25। ये सारे क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्यों कहलाते हैं ये आपको पहले बता दिया गया था, क्योंकि या तो कंठ से जीभ अवायु जो है वो टकराती है, या फिर दांत से टकराती है, या फिर होठ से टकराती है, उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया गया, इसलिए इनको कहा गया स्पर्शी व्यंजन। ये वर्ण नहीं है, आप सोचे कि कई आएगा केवल क वर्ग। और क वर्ग का मेरा कहने का मतलब ही आप समझ जाना कि इस वर्ग में 5 आएंगे। क्या क्या आएंगे? क, ख, ग, घ और अण। ये 5 वर्ग। तो इसमें कैसे लेकर प वाले वर्ग तक कुल 25 वर्ण स्पर्शी कहलाते हैं, जो पहले हमने आपको बता दिया था और आपको याद भी है। स्पर्शी। दूसरे हैं संघर्षी। सीधा प्रश्न पूछ लिया संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो ये भी आपको बताया गया था। तीनों तो स हैं, स, श और श और है। ये क्या कहलाएंगे? संघर्षी। संघर्षी व्यंजन, क्योंकि व्यंजन है इसलिए व्यंजन कहलाएंगे। संघर्षी क्यों कहलाएंगे ये थोड़ा सा देख लीजिए। कई बार क्या कि परीक्षा में ये पूछ लिया ये कैसा व्यंजन है, तो हम इसका उच्चारण धीरे से करके देख लेंगे तो हमें लगेगा वायु, सांस वायु किस प्रकार से संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। श श श है, तो इसलिए इनको कहते हैं संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। आगे देखिए नासिक्य व्यंजन। नासिक्य, और नाक से ही नासिक्य बना है, और नासिक्य में आएंगे पंचम वर्ण। कौन से वर्ण? पंचम। पंचम वर्ण। और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा। जैसे पहले का अण ये था, दूसरे का यह है, तीसरे का यह है, नंबर 4 पर यह है, और 5 पर मैं है। क्या कहलाएंगे? नासिक्य। क्यों? क्योंकि नाक से बोलते हैं, इसलिए नाक से बोलने के कारण नासिक्य। नासिक्य उच्चारण करके देख लें, क्योंकि इनका सबका उच्चारण हम किससे करते हैं? सामान्यतः एन से करते हैं। न, अण, ण, न, मैं। ध्वनि जो है वो नाक से गूंजती हुई, कंपन करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं नासिक्य। आप सिर्फ इतना याद रखें कि प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है, प्रत्येक 5वें वर्ग में 5वां अक्षर नासिक्य कहलाता है। पार्श्विक केवल एक है, पार्श्विक में ल। पार्श्विक, पार्श्विक कौन सा? ल। और वो पार्श्विक ल इसलिए है
कि ल का उच्चारण इस प्रकार से होता है कि जीभ के दोनों ओर से वायु बाहर निकलती है। ल ल ल, इस प्रकार से आप उच्चारण करके देखेंगे बिल्कुल धीरे से और शांत से, पूरा ध्यान केंद्रित करके, तो आपको लगेगा ये पार्श्विक है, दोनों गालों के पास से होती हुई वायु बाहर निकल रही है, इसलिए इसको कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक, और उसमें कौन सा आएगा? केवल ल आएगा, ल। बहुत महत्वपूर्ण है और याद रख लोगे। परकंपित व्यंजन कौन सा है? केवल एक है और वो है र। क्या कहेंगे इसको? परकंपित। परकंपित क्यों कहेंगे ये भी आप उच्चारण करके देख लीजिए। र र बोलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है जीभ। र, जीभ 3 या 4 बार उठ करके नीचे गिरती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकंपित। प्रकंपित र र, तो इसे याद रख लेंगे, अलग अलग याद रखेंगे। पार्श्विक पूछे तो ल है और प्रकंपित पूछे तो र है। आगे देखिए, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त और उच्छिप्त दो हैं, ड और ड। कौन सा ड? ये और एक ये ड, ये कहलाते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त 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 व्यंजन कौन से हैं? तो आप दो का नाम बताने वाले हो। कौन कौन से? एक तो ड और एक ड। और अंतिम है संघर्षहीन व्यंजन। ध्यान से पढ़ें, संघर्षहीन यानी संघर्ष नहीं करते हैं, बिल्कुल भी संघर्ष नहीं है और सीधी वायु बाहर निकलती है और सीधा ही इनका उच्चारण हो जाता है, इसलिए हीन लगाया गया है। संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं यह और वह। यह वह उच्चारण करके देख लें, यह वह सीधा बोलना पड़ता है, ना कंपित होती है और ना और किसी प्रकार का उच्छिष्ट होता है या किसी प्रकार की कोई क्रिया या उच्चारण नहीं होता है, इसलिए यह और वह को क्या बोलेंगे? संघर्षहीन। अब संघर्ष के हीन लग गए ना, तो इसका मतलब है बिना संघर्ष के ही, बिना संघर्ष के बोले जाते हैं यह और वह, इसलिए इनको कहते हैं संघर्षहीन। पुनः एक बार देख लीजिए और यही इसी कक्षा के दौरान इसे पूरी तरह तैयार कर लीजिए। नंबर 1 है स्पर्शी, और स्पर्शी के लिए 4 वर्ग हैं। 4 वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे स्पर्शी कहलाएंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी 25 इनकी कुल संख्या है, स्पर्शी कहलाते हैं। संघर्षी, इसमें 4 वर्ण आएंगे, सिर्फ 3 तो स आएंगे और 1 आएगा है, ये कहलाते हैं संघर्षी। इनको उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए संघर्षी। नासिक की नाक से उच्चारण होने के कारण नासिक के कहते हैं, और ये पंचम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के कहलाएगा। पार्श्विक, और पार्श्विक में केवल एक है ल, याद रख लें वैसे कि ल पार्श्विक है। और प्रकंपित, बार बार जीभ कंपित करेगी तो र है, केवल एक र। उच्छिप्त 2 हैं, ड और ड। संघर्षहीन, बिना संघर्ष के बोले जाने वाले यह और वह है। क्लियर? ज्यादा विस्तार से हमें इसमें नहीं जाना है और संक्षिप्त में ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि सीधे सवाल पूछे जाएंगे, और इनसे बनते भी नहीं है, ज्यादा सवाल इनसे बनेंगे भी नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि वर्ण दे करके आपसे पूछ ले, उतनी गहराई में शायद आपका स्तर नहीं है और उसी स्तर से आपसे नहीं पूछा जाएगा। सीधे आपसे इस प्रकार से पूछ लेंगे कि कौन से वर्ग में आएगा या ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो आप इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये हमने देख लिया कंपन के आधार पर वर्गीकरण, घोष और अघोष है। श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण है। 2 या 3 बार आप इसको पुनरावृत्ति करोगे और देखोगे तो एक बार देखने से, 2-3 बार देखने से, पुनरावृत्ति करने से स्थायी याद हो जाएंगे। ये हम देख चुके हैं। अब आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये कुछ सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं, किस प्रकार के बन सकते हैं और कैसे बनेंगे ये देख लीजिए, अपना खुद का परीक्षण कर लीजिए आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, चर्चा हो चुकी थी हमारी पहले। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा, लिखित भी नहीं लिखा और मौखिक भी नहीं लिखा,
और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यदि ये दिखाई कम दे रहा है तो मेरी आवाज सुन लें। भाषा की सबसे छोटी इकाई है और विकल्प है आपके पास 4: शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। पुनः देख लीजिए। शब्द, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है या फिर व्यंजन है या फिर स्वर है और या फिर वर्ण है। आप अपना उत्तर दीजिए। 4 में से एक आएगा, सीधा ही उत्तर है वर्ण। शब्द नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, स्वर भी नहीं है, वर्ण है। अगर इसमें यह लिखा होता कि मौखिक इकाई कौन सी है, भाषा की मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका उत्तर इन विकल्प में तो है भी नहीं, वो हो जाता ध्वनि। ध्वनि ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए विकल्प 4 सही उत्तर है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ऐसे भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो भी आपका उत्तर वर्ण होगा। मौखिक पूछ ले तो ध्वनि होगा। दूसरा, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ग के बाद आता है। संभावना है कि क्रमानुसार आपसे वर्णों का क्रम भी पूछ सकता है कि ये क्रम कब आएगा, ये कब आएगा, कब नहीं आएगा। ये तभी आप बता पाएंगे जब इसकी रचना किन किन वर्णों से हुई है, यह आपको पता होगा। क्या दिया हुआ है 6 और आपसे क्या पूछा गया है, किसके बाद आएगा, किस वर्ग किस वर्ण के बाद आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे यह संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षर है तो 2 से मिलकर बना है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए किस किस से मिलकर बना है। क हलंत है और स हलंत है और फिर ए अलग से हमने लिख दिया है। इसमें दोनों को जोड़कर भी लिख सकते हैं स पूरा, लेकिन इस प्रकार से बना है। अब पूछें कि अल्फाबेटिकल और अल्फाबेट से क्रम पूछें तो कौन से क्रम के बाद में यह आएगा, तो विकल्प देख करके आपको उत्तर देना है। क्या इसके बाद आएगा? नहीं। क्या इसके बाद आएगा? इसके बाद तो ये खुद आ रहा था जो संयुक्ताक्षर था, और संयुक्ताक्षर को भेद करने के बाद, टुकड़े करने के बाद, वर्ण विश्लेषण करने के बाद ही क्रम निर्धारण हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। आप सोचें कि इसी का अपनी वर्णमाला में कहां है उसके आधार पर कर दें और आप कर दें 6 3 ग, तो आप कह दें कि 3 से पहले आएगा, नहीं, गलत। ग से पहले आएगा, गलत। किससे पहले आएगा, किसके बाद आएगा? क के बाद। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ग के बाद आएगा? इस वर्ग के बाद आएगा। क्यों आएगा ये भी देख लीजिए। हमने क्या कहा? क के बाद आएगा। क को कैसे लिखते हैं? विश्लेषण किया तो क और अ। अब इन दोनों में से क्रम लगाना है तो सीधी सी बात है, दोनों में समान है, तो यहां तक तो दोनों बराबर चल रहे हैं ये दोनों, इसलिए यहां नहीं है। जहां जो पहले आ जाएगा वो पहले होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में होगा। अब देखिए नंबर 2 वर्ण को हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों में से पहले कौन सा आता है वर्णमाला में? तो सीधी सी बात है, क्या आएगा? ए आता है पहले। ए आएगा, इसका मतलब आप इसमें आ जाओ, पहले ये आएगा 1 नंबर, और 2 नंबर पर क्या आएगा? ये लीजिए 2 नंबर पर ये आ गया। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा विश्लेषण करके ही करें, आप इसको इकाई नहीं माने। इकाई ये नहीं है, इकाई ये है, इनके आधार पर किया जाता है। ये और हम अभ्यास करवाएंगे जब प्रकरण आगे चलेगा। अभी ये प्रश्न आ गया था इसलिए हम इस प्रश्न के संदर्भ में इसको देख रहे हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त, ये भी हम पढ़ चुके हैं। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? और संयुक्त व्यंजन में 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? वर्ण मिले होते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिले हों तो क्या कहलाएगा? संयुक्त। और हमने देखा था 4 संयुक्त थे, 6 त्रे ग स्व, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन थे। इनमें ढूंढना है कौन सा है। क्या यह है? क्या
देख लो, विश्लेषण करके देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको तो इस प्रकार से करेंगे द और ए, और हमें पता है कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। गे, और इसके लिए हमने क्या किया था विश्लेषण, ज और अण और ए। एक बार विश्लेषण करके देख लेते हैं। और फिर यह है ड, इसका इस प्रकार से, और फिर यह है ड, इसका इस प्रकार से। अब देखिए सबसे ज्यादा विस्तार किसका हो रहा है, इसी का हो रहा है, तो यही उत्तर है आपका, पहली बात। दूसरी बात और अधिक जानना है तो स्वर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, स्वर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं व्यंजन की बात। और व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहा जा रहा है, इसका मतलब व्यंजन ही दो हैं, स्वर के अलावा व्यंजन दो हैं। किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। दोबारा पुनः देख लीजिए, साफ स्पष्ट है, ग, और इसमें दो व्यंजन आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ज और अण। इसको पूरा लिख दिया, ये लो, चाहो तो इसको एक और अलग लिख दे हलंत लगा करके, लेकिन नहीं, ये दोनों क्या है, व्यंजन है। और ये दो व्यंजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, गे का, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। सरल है। आगे देखिए, ये हमने देख लिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उत्तर सही है। नंबर 2, हिंदी शब्दकोश में 6 के क्रम के किस वर्ग के बाद में आएगा, बिल्कुल ये भी हमने देख लिया, क के बाद आएगा। और अंतिम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम लेके आए थे आपके लिए, 3 ही है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा नंबर 2, ग। दोबारा देख लीजिए, 6 त्रे ग, 6 त्रे ग और श्रेय, ये 3 संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं 3। अगर इसकी बात करें तो किस प्रकार से, क और स से इसकी रचना हुई है, इसको पूरा लिख रहा हूं मैं। तरह की बात करें तो त आधा है और र पूरा है। ग की बात करें तो ज आधा है और अण पूरा है। और श्रेय की बात करें तो स आधा है और र पूरा है। बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार देख लो हमेशा याद रह जाएगा, उच्चारण भी गलत नहीं होगा। आगे हम शब्द शुद्धि देखेंगे, उनमें भी इनकी उपयोगिता रहेगी। और देखो क्रम निर्धारण भी इन्हीं से हो रहा है, शुद्ध अशुद्ध भी इन्हीं से हो रहा है, और वर्णों की जानकारी भी आपसे सीधी पूछ सकते हैं। तो एक तीर से 4-5 एक साथ हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे। ये प्रकरण हमारा यहीं समाप्त होता है, और आज हमने प्रकरण पूरा किया है वर्ण विचार। जहां तक मैं समझता हूं कि वर्णों से सवाल जो पूछे जाएंगे वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और हमारी कोशिश है कि कोई सवाल छूटे नहीं, कोई प्रकरण अनछुआ नहीं रह जाए। आप भी इसे पुनरावृत्ति करके दोबारा से देख लें। वर्ण विचार से संबंधित 1 या 2 सवाल परीक्षा में आएंगे और निश्चित रूप से आप सही करेंगे। एक नया प्रकरण लेकर के, दूसरा व्याकरण का प्रकरण लेकर के हम फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।